हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम रैंडम वेरिएबल्स और पीएमएफ पीडीएफ सीडीएफ के बारे में बात करेंगे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अब रैंडम वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, मैं एक्स ले रहा हूँ। ठीक है, चलो ये जो एक्स है रैंडम वेरिएबल में, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो आपके पास दो कॉइन है। ठीक है, आप वो दो कॉइन को टॉस करते हो। ठीक है, दो कॉइन को टॉस करते हो तो आपका क्या क्या आ सकता है। आपकी सैंपल स्पेस क्या है। आपके पास दोनों हेड आ सकते हैं। आपके पास एक हेड, पहला हेड, दूसरा टेल। आपके पास फिर टेल और हेड आ सकता है, या आपके पास टेल और टेल आ सकता है। ठीक है, तो चलो ये हमने बात करी कि हमारी सैंपल स्पेस क्या हो सकती है। तो अब मैं एक एक्स रैंडम वेरिएबल लेता हूँ और मैं बोलता हूँ उसकी वो है, बेसिकली सपोज करो वो है नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, वो है नंबर ऑफ हेड्स इन माय इवेंट, या जो ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, नंबर ऑफ हेड्स उसमें कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मेरे हेड्स क्या कितने कितने हो सकते हैं। मेरे हेड्स जीरो हो सकते हैं, यानी कि इस केस में मेरे पास एक भी हेड नहीं आया। ठीक है, या मेरे हेड एक हो सकता है जब ये दो केस हो। ठीक है, या मेरे दो हेड हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरे रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, या टू हो सकती है। तो अब अगर मैं निकालना चाहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो वो कितनी होगी। डायग्राम से ही पता लग रहा है वो कितनी होगी, 1/4 होगी। ठीक है, वो 1/4 होगी। इसका वैसे फॉर्मूला भी होता है एन सी के पी रेस टू पावर के 1 - p रेस टू पावर n - k, यानी कि गेटिंग एग्जैक्टली के आउटकम्स फ्रॉम n ट्रायल्स विद p एज अ सक्सेस प्रोबेबिलिटी। ये एक फॉर्मूला भी होता है। ये तो यहाँ पे सिंपल टू कॉइन्स का था, इसलिए थोड़ा आसानी से निकल गया 1/4। अगर सपोज करो आपके पास 10 कॉइन्स हैं, 12 कॉइन्स हैं, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो 10 c 0। ठीक है, तो सपोज करो मैं निकालना चाहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन निकालना चाहूँ, तो मैं इस फॉर्मूले से अगर निकालूं तो बेसिकली क्या होगा, एन मेरा टू है, सी मेरा वन हो गया यहाँ पे, पी मेरा हाफ है, ये वन हो गया, 1 - p ये भी हाफ हो गया, और ये n - 2 - 1 ये भी हाफ हो गया। तो ये हो गई बेसिकली टू, सी वन टू हो गया, 1/2 इंटू 1/2, ये टू टू कट गया, आपकी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, वैसे भी आपको यहाँ से पता लग ही रहा था कि मेरे दो केसेस थे, तो 2/4 मेरी 1/2 होती। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू कितनी होगी, मैं यहाँ से देखूं, यानी कि दोनों हेड हो, यानी कि ये वाला केस तो 1/4। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने प्रोबेबिलिटी बस इसलिए निकालनी चाहिए कि हम जो हमारी ये रैंडम वेरिएबल है उसकी जो वैल्यूज है ना, 0 1 2, हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है, अब एक चीज समझो, ये जो रैंडम वेरिएबल है इसकी वैल्यू जीरो है, वन है, या टू है, यानी कि ये इंटीजर्स है। समझ रहे हो, ये इंटीजर्स है, या कह लो कि ये हम इनको काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं यानी कि हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ हेड जीरो आए, या वन आए, या टू आए। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरीके का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब कि ये जो बेसिकली ये वैल्यूज काउंटेबल है, आप एक तरीके से ये समझो। तो चलो अब एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, उसका एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है आपका, सपोज करो हाइट। अब हाइट जो है, अगर आपकी हाइट, अगर आपका एक रैंडम वेरिएबल है, वो उसकी वैल्यू आपकी 5 भी हो सकती है, 5.1 भी हो सकती है, 5.2 भी हो सकती है। समझ रहे हो, 5.3 भी हो सकती है, 6.5 भी हो सकती है। तो ये जो हाइट है बेसिकली आपकी, आपके क्या कह रहे हो, ये अनकाउंटेबल है। समझ रहे हो, एक तरीके के लिए अनकाउंटेबल है। हाइट ले लो, या आपकी रेनफॉल ले लो, रेनफॉल ले लो, या अपना और भी आप चीजें ले सकते हो जो बेसिकली पॉइंट्स में जा सकती है। ठीक है, जो पॉइंट्स में जाए आप एक तरीके से, आप ये समझ लो कि वो अनकाउंटेबल है। तो ये जो होगा ना, ये आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वाला यहाँ पे केस में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। ठीक है, तो अगर हम डिस्क्रीट के और केसेस लेना चाहें, तो सपोज करो आपका आपका आप ई कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हो, आप ई कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हो,
आपका मैनेजर आपको बोलता है कि नंबर ऑफ विजिट्स ऑन योर पेज, ऑन योर वेबसाइट, ऑन अ गिवन डे। तो ये क्या होगा? ऑन अ गिवन डे नंबर ऑफ विजिट्स जो है वो इंटीजर्स है, वो काउंट हो सकती हैं, तो वो बेसिकली आपका एक तरीके का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके का आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के और भी एग्जांपल हो सकते हैं। अब अब सपोज करो आप नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड एट अ कॉल सेंटर ऑन अ गिवन डे, ये भी एक तरीके का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। अब वही अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में सोच सकते हो आप कि आपका लोड टाइम, पेज जो हो रहा है, आपका जो वेबसाइट है उसका जो लोड टाइम है, ठीक है, उसका जो लोड टाइम है वो लोड टाइम 1.2 सेकेंड भी हो सकता है, वो 0.3 भी हो सकता है, वो 0.2 भी हो सकता है, 0.15 भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये जो लोड टाइम होगा ये एक तरीके का कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं टॉपिक पीडीएफ, पीएमएफ और सीडीएफ पे। तो सबसे पहले बात बताओ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर है ना आपका, ठीक है, तो एक चीज होती है पीएमएफ, एक चीज होती है पीडीएफ। ठीक है, और एक बात बताओ, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना आपका, तो ये आपका पीएमएफ होगी। ठीक है, और अगर आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो आपका पीडीएफ होगा। ठीक है, अभी ये समझ जाओगे, अभी के लिए इतना समझो कि अगर डिस्क्रीट की बात कर रहा हूं ना तो वो एक पीडीएफ की बात, वो पीएमएफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो एक इसका काम करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हम डिस्क्रीट का एग्जांपल लेते हैं पहले। ठीक है, हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं, यानी कि हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? पीएमएफ का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चलो तो सपोज करो कि आप, पीएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले पीएमएफ की फुल फॉर्म होती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। चलो अब सपोज करो एक्स जो रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट का एग्जांपल लेना है, तो सपोज करो ये है नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ फैमिली। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ फैमिली। तो आप एक बात बताओ, आपने सपोज करो क्या किया, आपने एक सर्वे किया और बड़े सारे फैमिलीज को देखा, बड़ी सारी फैमिलीज को देखा, फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3। सपोज करो ऐसे आपने मिलियन फैमिलीज, 1 मिलियन फैमिलीज को देखा। ठीक है, 1 मिलियन फैमिलीज को देखा और उसमें सर्वे में आपने देखा कि हर फैमिली में कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, तो सपोज करो इस फैमिली में 0 फीमेल्स थी, इस फैमिली में 2 फीमेल थी, इस फैमिली में 3 फीमेल्स थी, किसी में 1 थी, किसी में 4 थी, किसी में ऐसे 5 थी। ठीक है, मैक्सिमम 5 थी और मिनिमम 0 थी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, तो आपने ये डाटा है आपके पास। ठीक है, ये डाटा है आपके पास, ये आपने सर्वे किया, सर्वे से ये डाटा है आपके पास कि किसी फैमिली में 1 थी, किसी में 0 थी, किसी में 2 थी, किसी फैमिली में सपोज करो 3 फीमेल्स थी। ये नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती हैं, फोर्थ फैमिली में खाली एक फीमेल है। ठीक है, तो चलो ये डेटा है आपके पास। तब क्या किया आपने देखा, आपने निकाला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ फैमिली इज 0। तो आप कैसे निकालोगे? तो बेसिकली आप ये देखोगे ना, 0 कितनी बारी आ रहा है, तो नंबर ऑफ टाइम 0 कितनी बारी आ रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ, बेसिकली कितना सर्वे है इसकी लेंथ अपॉन नंबर ऑफ टाइम 0 कितना आया। ठीक है, तो सपोज करो वो आया कुछ 0 आया 10% बारी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू बेसिकली 1 आया, ये कितनी बारी आया? सपोज करो ये 1, यानी कि एक फीमेल है, इसका मतलब समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि ये एक कितनी बार, यानी कि एक फीमेल एक फैमिली में कितनी बारी है, यानी कि ज्यादातर बेसिकली फैमिलीज में 1 फीमेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको एक तरीके से ये समझ सकते हो। तो सपोज करो ये 30% आई। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 सपोज करो आपकी 40% आई। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 सपोज करो आपकी 10% आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 5 आई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 भी 5 आई। ठीक है, तो ये 10% का मतलब इसको ये भी 0.1 भी समझ सकते हो, प्रोबेबिलिटी 0.1 होती है, बेसिकली पॉइंट्स में होती है, तो अब इसको ये भी समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो अब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, तो इसका मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा? ठीक है, तो इसका मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा? इसका ग्राफ मैं ऐसे बनाऊंगा ना, क्या इसको मैं 0.1 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 0.3 भी लिख सकता हूँ, 0.4, ये 0.1, ये 0.05, ये 0.05। ठीक है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, तो अब मैं देखूं अगर मैं यहाँ 0 बनाऊं, ठीक है, ये क्या है मेरा नंबर ऑफ फीमेल्स, सॉरी, ये क्या है मेरा नंबर ऑफ फीमेल्स, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। ठीक है, तो 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 पे मैंने क्या प्रोबेबिलिटी ली थी? वो 0.1। ठीक है, 0.1, तो मैं सपोज करो मैं 0.1 ऐसे बनाऊं, ये मेरा 0.1 है। ठीक है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.3 है, यहाँ 0.4 है। ठीक है, 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 पे 0.3 है, तो मैं इस तरीके से ग्राफ बना दूंगा। ठीक है, 2 पे क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 पे 0.4 है। 3 पे क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 पे 0.1 है, 3 पे 0.1 है। 4 पे क्या है? 4 पे 0.05 है, 5 पे भी 0.05 है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली मैंने ये 0.1 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.1 है, ये 0.05 है, ये 0.05 है। समझ गए? तो ये जो ग्राफ है ना, ये बेसिकली मेरे को, ये जो ग्राफ है ये एक तरीके का पीएमएफ है। ठीक है, तो ये जो पीएमएफ है बेसिकली मेरे को प्रोबेबिलिटी दे देगा एग्जैक्ट, बेसिकली मेरे को इस प्रोबेबिलिटी को भी पीएमएफ बोलते हैं, यानी कि ये मेरे को प्रोबेबिलिटी दे सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट ए यानी कि ए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट, ये एक्स क्या है? एक्स यानी कि नंबर ऑफ फीमेल, एक्स इक्वल टू ए यानी कि ए कोई भी वैल्यू जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, ए यहाँ पे 0,1,2,3,4,5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू मेरी बेसिकली रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इनमें से हो सकती है। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है जो ये तुमने निकाली, ये बेसिकली तुम्हारी पीएमएफ निकाल रहे हो तुम। ठीक है, ये बेसिकली तुम एक तरीके का पीएमएफ निकाल रहे हो। ये बेसिकली जो जो प्लॉट है ये भी एक तरीके का, इसको हम पीएमएफ प्लॉट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम पीएमएफ प्लॉट भी कहते हैं। तो चलो, ये तो तुम समझ गए। अब एक बात बताओ, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0, इसके इस ग्राफ से देख के तुम बता दोगे कि 0.1 है। अब मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, तुम बता दोगे 0.3 है, सॉरी, तो तुम बता दोगे 0.3 है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, समझ रहे हो? अभी मैंने खाली बोला था इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने बोला था खाली इक्वल टू, तो तुमने इस ग्राफ से देख के बता दी 0.1 0 पे है, 1 पे 0.3 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या होगी? तो ये होगी बेसिकली, तो अगर तुम समझना चाहो, ये अगर तुम देखना चाहो ना, ये बेसिकली होगी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी एट, प्रोबेबिलिटी एट, एक सेकेंड में, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। समझ रहे हो? बेसिकली मैंने क्या किया, मेरे को 1 के लेस देन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैं ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी, इसके बीच में तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। समझ रहे हो? इसके बीच में कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि मेरी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूंगा और इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूंगा। अब अगर सपोज करो मैं बोलूं मेरे को प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 2 निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 कर दूंगा, ये वाली प्लस ये वाली प्लस ये वाली। समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से मैं
ये प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकता हूँ। तो ये जो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ ना, x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 2, ये होता है एक तरीके से आपका CDF। ठीक है, CDF ऑफ यहाँ पे x क्या है हमारा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो इसको आप कह सकते हो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक तरीके से आप ये कह सकते हो, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, क्यूमुलेटिव 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 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की आपने CDF निकाल लिया, यानी कि ये CDF होता है बेसिकली। ये जो लेस देन आप कर रहे हो ना, ये एक तरीके का CDF होता है। ये आप क्यूमुलेट कर रहे हो, क्यूमुलेटिव एक्सपेक्ट देख रहे हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। चलो, ये हमने देखा कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट के केस में देखा। अभी मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं। हाँ, तो हम इसकी बात कर रहे थे ना कि CDF जो होता है ना गाइस, जो CDF होता है इसकी हम नोटेशन भी लिख सकते हैं। एक नोटेशन होती है, इसकी क्या नोटेशन होती है, तो बेसिकली हम इसको कैपिटल एफ से डोनेट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ से इसको, इसकी नोटेशन होती है, तो उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एफ एक्स, यहाँ लिख सकते हैं ए, और एफ ऑफ ए, कैपिटल एफ ऑफ ए। ठीक है, ये दो चीजें से नोटेशन दी जाती है CDF ऑफ CDF बेसिकली। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने अभी PMF की बात करी थी इससे पहले। ठीक है, PMF किसके लिए होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। अब हम CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी बताया कि इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको लिखना चाहूँ कि एट ए, यानी कि एट ए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू ए। अगर मेरा यहाँ पे 2 था, ए अगर मेरा 2 था, तो मैं क्या कर रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू a माइनस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू ए माइनस 2, प्लस ऐसे ऐसे करते करते जहाँ बेसिकली आप कहाँ तक करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 तक। समझ गए, बेसिकली इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, समीशन। समीशन बेसिकली इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये बेसिकली क्या है मेरा, ये है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए, ये बेसिकली एफ ऑफ ए है। ठीक है, एफ ऑफ ए को मैं ये भी लिख सकता हूँ समीशन एक्स लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स। समझ रहे हो, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। बेसिकली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लेस देन इक्वल टू ए, प्रोबेबिलिटी एक्स। ठीक है, यानी कि ये लिख सकता हूँ। ये क्या चीज है, ये बेसिकली मेरा पी, जो पी एक्स है ना, ये जो ये चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका PMF है। तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि ये समझो, मैं कह रहा हूँ कि CDF जो है बेसिकली एक तरीके का मेरा समीशन एक्स लेस देन इक्वल टू ए PMF। समझ रहे हो, एक तरीके से ये कह रहा हूँ मैं, फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यानी कि समीशन करते रहो और मेरे को CDF मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली बेसिकली CDF के बारे में। ठीक है, CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो चलो अब हम ना कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। पहले हम देखते हैं CDF ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। CDF ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो गाइस, अगर CDF, ये CDF ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी FA से ही डिफाइंड होता है। इसका मतलब भी यही होता है कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स है ना, ये आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि गाइज एक बात बताऊं, जब आप ये CDF डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का आप अगर आप प्लॉट बनाओ ना, अगर आप CDF का प्लॉट बनाओ, हमने अभी यहाँ पे क्या प्लॉट बनाया था, हमने ये PMF का प्लॉट बनाया था। ठीक है, ये PMF का प्लॉट था, ये PMF का प्लॉट था। अगर आप CDF का प्लॉट बनाओ, अगर आप CDF का प्लॉट बनाओ, तो आप क्या बना सकते हो, आपकी ये वैल्यू 0 होगी। ठीक है,
0 पे आपकी कुछ प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 से नीचे बेसिकली आपकी यहाँ पे एक बात बताओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2 से पहले, जस्ट 2 से पहले, यहाँ पे आप समझ लो 2 वैल्यू नहीं, 2 से पहले यानी 1.9 तक से के आसपास ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये बेसिकली इस टाइप का ग्राफ होगा, समझ रहे हो। इसका ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं समझाता हूँ आपको ये ग्राफ। तो सपोज करो ये 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी थी, 0.3 थी, ठीक है। 0.3 प्लस 0.1, 0.3, यहाँ पे ये पॉइंट वन है, और यहाँ पे ये 0.3 प्लस 0.1, ये 0.4 होगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो 0.4 प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी एट 2 निकालना चाहूँ, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी एट x लेस देन इक्वल टू 2 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2, ठीक है, ये बोला था ना, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। तो यानी कि मैं अगर x लेस देन 2 की देखूं, लेस देन इक्वल टू 2, ये क्या है, 0.4, 0.3 और 0.1, इन सबका टोटल कितना हो गया, 0.8 हो गया। तो यानी कि 2 पे मैं ये ग्राफ को 2, अगर 2 ये 0.8 ये है, तो 2 पे ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी, ठीक है। लेकिन ये 2 से 2.9 तक समझ लो, एक तरीके से यही प्रोबेबिलिटी रहेगी ना, यही सीडीएफ रहेगा ना मेरा। तो ये बेसिकली सीडीएफ का ग्राफ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। ये बेसिकली सीडीएफ का ग्राफ इस तरीके से बन जाता है। अब कभी भी देखोगे सीडीएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम 3 पे देखें, तो 3 पे 0.1 है, तो यानी कि 3 पे 0.1 है, तो ये 0.9, तो 0.9, तो 3 पे ये बेसिकली इस तरीके का ग्राफ होगा। ये 4 पे नहीं होगा, ये 4 से पहले होगा जस्ट, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं सीडीएफ बोलूं, सीडीएफ सीडीएफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1.9 बोलूं, तो वो बेसिकली यही 0.4 होगी, समझ रहे हो। सीडीएफ एक्स लेस देन 1.9 भी 0.4 होगा, सीडीएफ एक्स लेस देन 1 भी, एक्स लेस देन 1 भी 0.4 होगा, समझ रहे हो, दोनों 0.4 होंगे, ठीक है, फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। चलो, अब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे थे। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल, यानी कि सपोज करो आपकी रेनफॉल है या आपकी हाइट है, ठीक है, इस टाइप का रैंडम वेरिएबल है। तो अगर मैं सीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्लॉट बनाना चाहूँ ना, डायग्राम बनाना चाहूँ, तो वो कुछ इस तरीके का बनता है, वो कंटिन्यूअस होता है, समझ रहे हो, वो कंटिन्यूअस होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। तो सपोज करो ये मेरी हाइट है, ठीक है, सपोज करो ये मेरी हाइट है, हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हाइट है। तो ये मेरी 5 सेंटीमीटर, 5 फीट, और ये 6 फीट, ठीक है, इस तरीके की हाइट है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब अगर मैं ये वैल्यू देखना चाहूँ, ये वैल्यू सपोज करो 5.4 है, ठीक है। इस वैल्यू पे सपोज करो, मैंने ये नोट किया कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये सपोज करो 0.90 है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा सीडीएफ का प्लॉट है, सबसे पहली चीज ये समझो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 5.4 इज इक्वल टू 0.90, समझ रहे हो। तो सीडीएफ से मेरे को ये पता लग रहा है कि मेरी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 5.4 क्या है, ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है। सीडीएफ से मेरे को क्या पता लग रहा है, मेरी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 5.4 क्या है। इसी तरीके से मैं एक्स लेस देन 5 भी निकाल सकता हूँ, सपोज करो ये 0.85 है, बेसिकली मेरी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 5.85 हो गई, समझ गए। इस तरीके से बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली मेरी क्या है, ये बेसिकली द प्रोबेबिलिटी दैट द हाइट इज लेस देन 5.4, समझ रहे हो, दैट द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज लेस देन 5.4, ठीक है। तो चलो, ये हमने बात करी ये हमने बात कर ली पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो चलो, अब हम एक चीज बताओ, हमने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की पीडीएफ के बारे में तो बात कर ली,
लेकिन हम एक प्रोबेबिलिटी वाला, जैसे हमने डिस्क्रीट के केस में पीएमएफ के बारे में बात करी थी, डिस्क्रीट का केस था, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का केस में क्या होगा? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में पीडीएफ होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अब ये कंसेप्ट तुमने क्लास 10th के आसपास भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो थोड़े से रिवाइज करने बहुत जरूरी है। तो पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये याद रखना कि डिस्क्रीट के केस में आपका पीएमएफ होता है और सीडीएफ होता है। ठीक है, और कंटिन्यूस के केस में आपका पीडीएफ होता है और सीडीएफ दोनों के केस में होता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। चलो, अब एक बात बताओ, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी? सपोज करो मेरी हाइट का रैंडम वेरिएबल है, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 5.4, क्या प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5.4 डिफाइंड है? या रेनफॉल का केस लो, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि रेनफॉल मेरी आज मेरी रेनफॉल 10 सेंटीमीटर होगी, क्या ये डिफाइंड है? ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर नॉट डिफाइंड। समझ रहे हो? ये निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, कि आप बोलो कि आज मेरी रेन 10 सेंटीमीटर होगी, ये डिफाइंड नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में ये बेसिकली इस तरीके की प्रोबेबिलिटी निकालना डिफाइंड नहीं है। आप ये निकाल सकते हो कि आपकी रेनफॉल आज 10 सेंटीमीटर लेस से कम होगी, ये आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये निकालना कि आज आपकी रेनफॉल एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर होगी, ये आपका डिफाइंड नहीं है। समझ रहे हो? बिकॉज आप एक बात बताओ, आप मेजर कैसे करोगे? आपकी प्रोबेबिलिटी है x इक्वल टू 10, आप 10 सेंटीमीटर, आपकी 10.001 भी तो रेन हो सकती है। समझ रहे हो? तो ये निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में। चलो, अब हम ये बेसिकली एक तरीके का ना पीडीएफ, आप एक तरीके का ये समझ लो, एक तरीके का आपका ग्राफ होगा। अभी वो ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। उससे पहले आप ये समझो, उससे पहले अभी हमने सीडीएफ के बारे में बात करी थी। अभी हमने सीडीएफ के बारे में बात करी थी, सीडीएफ हमने एफ से डिनोट किया था। और अभी हमने यहाँ ये देखो, ये ग्राफ बनाया था ना मैंने, ये जो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ, ये सीडीएफ बेसिकली आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का था। ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। अब अगर मैं पीडीएफ निकालना चाहूँ, ये एफ से डिनोट किया था, कैपिटल एफ से, मैंने कैपिटल एफ से डिनोट किया था, बेसिकली एफ ऑफ ए कह लो। तो कैपिटल एफ ऑफ ए से डिनोट किया था मैंने सीडीएफ को। तो हम पीडीएफ को डिनोट, पीडीएफ की जो नोटेशन होती है वो बेसिकली होती है स्मॉल एफ से। ठीक है, पीडीएफ की नोटेशन स्मॉल एफ से होती है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ, बेसिकली कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये मेरा पीडीएफ होता है। डेरिवेटिव और क्या होता है? इसकी आपकी स्लोप होती है, आपकी स्लोप होती है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ पीडीएफ, यानी कि ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ आया, इसकी अगर आप स्लोप निकाल लो तो वो आपका पीडीएफ होगा। समझ गए? तो वो आपका पीडीएफ होगा। तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सारी चीजें लिख सकता हूँ, डी एफ बाय डी कैपिटल एफ, एक्स कह लो या ए कह लो। ठीक है? तो इस तरीके से बेसिकली मैं लिख सकता हूँ अपने अपने क्या कहते हैं पीडीएफ को। ठीक है, ये आप एक तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलो अब एक बात बताओ, जब पीडीएफ जब पीडीएफ डेरिवेटिव है पीडीएफ का, तो सीडीएफ क्या होगा? तो सीडीएफ क्या होगा पीडीएफ का? यानी कि सीडीएफ, मैं कहने का मतलब कि सीडीएफ जो होगा वो बेसिकली आप एक तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ होगा ना। पढ़ा होगा आपने कि अगर कोई किसी का डेरिवेटिव होता है तो वो दूसरी चीज दूसरी का इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ है। समझ गए? तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, ये इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं ना, बेसिकली मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए पीडीएफ स्मॉल एफ से डिनोटेड है, इस तरीके से। समझ रहे हो? इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये बेसिकली मैं सीडीएफ की डेफिनेशन लिख रहा हूँ।
ये मेरी पीडीएफ की डेफिनेशन थी, ठीक है। तो सीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस, ये हम सारी बातें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब एक बात बताओ, हमने क्या बोला कि सीडीएफ हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो अगर आपने पढ़ा हो कि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व होता है, समझ रहे हो, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व होता है। तो अब सपोज करो मेरा सीडीएफ का ग्राफ, सपोज करो मेरा सीडीएफ का ग्राफ इस तरीके का था, ठीक है। ये मेरा सीडीएफ का ग्राफ था, मेरा सीडीएफ का ग्राफ इस तरीके का था। तो अब सपोज करो यहाँ पे कोई वैल्यू थी, A1 वैल्यू है, ये वैल्यू A2 है, ठीक है। ये वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये हाइट है, सपोज कर लो ये हाइट है हमारा कंटिन्यूअस, या रेनफॉल है, कुछ भी है। इसी के अकॉर्डिंग अगर मेरे को पीडीएफ बनाना हो ना, पीडीएफ क्या होगा, इसका स्लोप होगा ना, तो स्लोप कह लो, या इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाए, हम तो ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके का बनता है। हर हर ग्राफ का अलग अलग थोड़ा सा ग्राफ होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही ग्राफ हो, ये ग्राफ अलग भी बन सकता है, अलग रैंडम वेरिएबल का अलग ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके का A1 और A2, ये बेसिकली पीडीएफ ग्राफ है, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे अलग अलग पीडीएफ ग्राफ हो सकते हैं, कि मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि मैं सपोज कर रहा हूँ इस तरीके का ग्राफ आया, ठीक है। तो ये A1 वैल्यू इधर आई, A2 वैल्यू इधर आई, ठीक है। अब अगर मेरे को पीडीएफ, सपोज करो मेरे को ये ग्राफ दिया होता, सपोज करो मेरे को खाली ये ग्राफ दिया होता, और मेरे को बोला जाता सीडीएफ फाइंड करो, सीडीएफ फाइंड करो, यानी कि मेरे को बोला जाता, सपोज करो मेरे को बोला जाता प्रोबेबिलिटी x लेस देन A1 फाइंड करो, ठीक है। तो मैं क्या करता, मैं ये एरिया निकाल लेता, समझ रहे हो, ये A1 के नीचे वाला एरिया, ये एरिया निकाल लेता। अगर मेरे को बोला जाता प्रोबेबिलिटी x लेस देन A2 निकालो, तो मैं ये पूरा एरिया निकाल लेता, समझ गए। अब अगर मेरे को बोला जाए, सपोज करो अब अगर मेरे को बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन A2 लेकिन x ग्रेटर देन A1, ये निकालो, तो क्या होगा। तो अगर हम इस ग्राफ से देखें तो वो ये एरिया होगा बीच वाला, समझ रहे हो, वो बेसिकली ये वाला एरिया होगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सपोज करो A1 की वैल्यू हाइट है, तो A1 की वैल्यू 5 है और ये 6 है, तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि मेरी हाइट ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू 6। इसकी बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी है मैं यहाँ से एरिया से निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो ये हमने बात कर ली थोड़ी सी पीडीएफ के बारे में और सीडीएफ के बारे में ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो बेसिकली ये जो चीज मैंने निकाली है ना, ये बेसिकली एक तरीके का आपका कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस सीडीएफ है, यानी कि तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये बेसिकली इंटीग्रेशन मैंने बोला एरिया है, तो A1 और A2 A1, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, समझ गए। ये बेसिकली एरिया होता है, इंटीग्रेशन आपका एरिया होता है A1 से A2 fx dx, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। चलो ये हमने समझ लिया। अब एक और बात बताओ, अब एक और बात बताओ, मैंने बोला ये जो सीडीएफ है, ये आपकी बेसिकली आप अगर आप इस केस में जाओ अपना डिस्क्रीट वाले केस में जाओ, तो एक बात बताओ, इन सब की प्रोबेबिलिटी टोटल ऐड होके कितनी हो रही थी, 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.7 0.4 0.7 प्लस 0.1 0.8 सॉरी ये कितनी हो गई, ये हमने कितनी ली थी 10%, यहाँ लिया 10% प्लस 30% प्लस 40% प्लस 10% प्लस 5 ये 100% हो गई। यानी कि आपकी बेसिकली मेरा कहने का मतलब है दिस प्लस दिस, ये प्रोबेबिलिटी सबका सबका जो सम है वो 1 है ना। यानी कि सीडीएफ अगर आप देखो सीडीएफ जो होता है, अगर आप देखो कि सीडीएफ जो होता है आपका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यानी कि टोटल सीडीएफ जो है वो एफ एक्स डी एक्स वो इक्वल टू 1 होगा। ये समझना बहुत जरूरी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है सीडीएफ की। ये एफ एक्स यहाँ पे क्या है, एफ एक्स यहाँ पे पीडीएफ है। ये समझो कि जब मैं इंटीग्रेशन करके निकाल रहा हूं तो ये निकल क्या रहा है, ये निकल मेरा सीडीएफ रहा है,
लेकिन यहाँ पे जो fx डला हुआ है वो पीडीएफ है। मेरा कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये पीडीएफ का ग्राफ है ना, अगर ये पीडीएफ का ग्राफ है तो इस पूरे टोटल की प्रोबेबिलिटी, इस पूरे टोटल की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। समझ रहे हो? इस एरिया की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, इस एरिया की कुछ होगी, इस एरिया की कुछ होगी, इस एरिया की कुछ होगी। लेकिन अगर आप ये टोटल करोगे तो आपका 1 आएगा। समझ रहे हो? आप ये टोटल करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ये समझना बहुत जरूरी है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th 11th में भी कि जो सीडीएफ होता है वो बेसिकली अगर आप तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का कैलकुलेट कर रहे हो, या बेसिकली आप यहाँ पे आप पीडीएफ लिख लो और ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करो, यानी कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इसको अगर आप करो तो ये पूरा एरिया हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है, ये पूरा एरिया है, ऑल एरिया अंडर द कर्व, ऑल एरिया अंडर कर्व। ये जो टोटल होता है ये 1 होता है। ठीक है, ये टोटल 1 होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो हमने ये बेसिक्स पढ़ लिए रैंडम वेरिएबल के, पीडीएफ के, पीएमएफ के और सीडीएफ के। इतने ही काफी हैं। एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको इतना ही पता होना चाहिए। बाकी और चीजें हम पढ़ेंगे आगे वीडियोस में, तब आपको और चीजें समझ आएंगी। ओके गाइस, थैंक यू।